Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए। अगर आप P2P कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, आपको फ्यूचर में ऐसी नौबत आने वाली है। मतलब आज आपने 10,000 का या 10 रुपए का या 100 रुपए का या 50,000 का या 1 लाख का भी P2P किया है। आज आपका अकाउंट नॉर्मली चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी एक दिन ऐसा होगा कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे भी पड़े, चाहे 500 रुपया हो या 50,000। हम बात करने वाले हैं कि भाई फिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सुनते हैं हमारी। तो हमारी बात कौन सुनेगा दोस्तों। P2P कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। और P2P मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको करना चाहिए। नहीं, पहले सबसे पहले ये चीज़ पढ़ो, व्हाट इज साइबर फ्रीज। साइबर रिलेटेड अकाउंट फ्रीज जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर डायरेक्ट आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, आपका एक्सेस कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रॉड फंड रिसीव्ड होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपको आप अपने अकाउंट के अंदर ना तो आप बाहर निकाल सकते हो पैसा, और आपको अनफ्रीज कराना तो आपको साइबर सेल से सबसे पहले एनओसी की नीड होगी, जो एक लीगल है। लेकिन एनओसी आपको मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों? पूरा वीडियो देखना, मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने 2 अकाउंट्स को इस सफर से गुजारा और अभी तक वो अकाउंट अनहोल्ड नहीं हुए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहता है। तो उसके अंदर क्या है कि जो साइबर फ्रीज रहता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस वजह से आपका एफआईआर लगा। तो एफआईआर नंबर से वो साइबर डिपार्टमेंट वाले चेक करते हैं। और लीन है या फ्रीज है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है। और लीन है तो लीन के अंदर क्या होता है, बाय द वे 5,000 का लीन है तो आप 6,000 डाल के 5,000 का आपके अकाउंट में लीन पड़ा रहेगा जब तक मैटर सोल्व नहीं होगा। मैटर मेरे हिसाब से तो बहुत रेयर के अंदर वो मैंने सोल्व होता है। देखिए, मैंने तो अभी तक देखी नहीं मैटर सोल्व, क्योंकि डिपार्टमेंट आई थिंक बहुत स्लो करता है, क्योंकि बहुत केसेस इंडिया के अंदर हजारों अकाउंट फ्रीज पड़े दोस्तों, हजारों क्या करोड़ों अकाउंट, कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इतने अकाउंट रोज की डेट में फ्रीज हो रहे हैं। जब तक डिपार्टमेंट डीपली उनको एनालाइज नहीं करता, तब तक आपके अकाउंट अनहोल्ड भी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट की वजह से, मतलब वो साइबर फ्रॉड है, उनको रोकने की कोशिश करते हैं भाई कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन क्या रहता है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे गैम्बलिंग गेम स्टार्ट करती है, जिस वजह से वो गैम्बलिंग पैसा यहाँ पे इधर उधर आता है, उस चक्कर में हमारे अकाउंट फ्रीज होते हैं। अब दिक्कत क्या रहती है कि जो ये गेमर्स वाले होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, इधर उधर क्रिप्टो के अंदर वो कैसे लीन लगता है कि इधर उधर वो करते हैं, किसी एक ही रिपोर्ट के चक्कर में मेन अकाउंट, जैसे मेन जो सेलर उसके पास पैसा जाता है, बेचारा वो अपने को देता है यूएसडीटी के बदले, और उसका भी होता है, अपना भी होता है, अपने नीचे जितने हम जिसको पैसा भेजते जाते हैं उन सबका ये चेन ब्लॉक होता है। तो कोज आइडेंटिफाई, कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है यहाँ पे स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर की ओर से, और एंड यहाँ पे एनओसी आपको प्रोवाइड की जाती है। लीगल एक्शंस अगर आप चाहो तो कोर्ट केस यहाँ पे लड़ सकते हो। बट ये किस तरह से काम करता है, जिससे ये बनता है। अब इस बंदे ने क्या किया, जैसे मान लो ये है कोई गेमर आईडी वाला, इसने 5,000 अपने गेमिंग आईडी से पैसा बाहर निकाला, और गेमिंग आईडी पे अभी डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, तुरंत अकाउंट 24 घंटों से पहले फ्रीज लगता है। वो बंदा क्या करता है, जिससे ये क्रिप्टो किससे P2P कर लेता है, इसका अकाउंट हुआ फिर होल्ड, ये अपना इसका होल्ड तुरंत नहीं हुआ। इसने क्या किया, जैसे आज 10 लोगों का टारगेट था, 10 लोगों को उसने पैसा भेज दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका लगा, इसने किया 20,000 का, ठीक है, P2P 20 में से 2,000 का यहाँ लगा, 3,000 का यहाँ लगा, 5,000 का यहाँ लगा, 7,000, ऐसे करके ये चेन ब्लॉक यहाँ पे आगे बढ़ता जाता है। और सबके यहाँ पे चेन के अंदर, एक सर्कल के अंदर, मतलब 12 लेयर होती है, 12 लेयर के अंदर अगर 200 अकाउंट तक भी हुए तो सबको फ्रीज किया जाता है या फिर लीन किया जाता है एज अ पर्टिकुलर अमाउंट के साथ। तो डिपेंड करता है कि कितने लेयर पे आपका, अगर लेयर 3 से ऊपर है तो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन मेरा तो लेयर 5 का है दोस्तों। अभी तक मेरा मैटर सोल्व नहीं हुआ। बोल रहे कि ब्रांच मैनेजर और ब्रांच में कॉन्टैक्ट किया ब्रांच से, और साथ दोस्तों मेरे को डिपार्टमेंट के अंदर भी मेरे को ये बोला कि आपको केरला से आपका फ्रीज लगा, केरला जाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आपको सतर्क रहनी है। जैसे आप बाइनेंस के ऊपर P2P करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई करना, बंदा वेरीफाइड है या नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना, जैसे आप P2P करो, वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, अगर आपको 100 रुपये ज़्यादा लग रहा है, टैक्स भी लग रहा है, तो आप सिर्फ यहाँ पे मेथड यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वेरीफाइड पर्सन होते हैं उनका थोड़ा प्राइस हाई रहता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे करके देता हूँ, ठीक है। 1 लाख का यहाँ पे जैसे P2P करते हैं, तो यहाँ पे आपको मर्चेंट, जैसे मैं यूपीआई रिसीव करने वाला हूँ, या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई कर रहा है फॉर एग्जांपल। यूपीआई हालांकि 1 लाख करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से क्या सीन रहता है। और यहाँ पे आपको मर्चेंट मिलेंगे। तो ये जो प्रो मर्चेंट होते हैं दोस्तों, ये होते हैं VIP वाले, मतलब ये वेरीफाइड मर्चेंट है। और इनसे अगर हम P2P कर रहे हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन सेव रहता है। जैसे ये बाइक के सेल या सेम सेल के अंदर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरीफाइड मर्चेंट से ही अगर आप ये सारा मैटर करते हो तो आप लगभग सेफ रहते हो। 100% सेफ हो ही नहीं P2P के अंदर, 100% कोई सेफ नहीं है। तो P2P कोशिश करें, या तो करे ही नहीं कोई। अब इसका अलग मैं पर्टिकुलर मेथड लेके आऊँगा कि आप P2P मत करो और अपना असेस्ट कहीं और जाके सेल करो, उसका एक मेथड लेके आऊँगा। थोड़ा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में आप सेफ रहोगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। सो आज का वीडियो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि किस तरह से आपको P2P स्कैम से बचना है, क्योंकि कोई भी आपके साथ P2P स्कैम कर सकता है, आपको रिपोर्ट डाल सकता है। तो आपको इन लोगों से बचना जरूर है। थैंक यू सो मच।